नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अशोक सैनी। स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में, जिसमें आज हम जाने वाले हैं अनिल पाटीदार जी की मीटिंग में, जो कि सजेंटा कंपनी की है। हमारे यहाँ पे श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर पे आज मीटिंग रखी गई है। तो अभी शाम के हो रहे हैं करीबन 5 से 5:30 का समय, और मीटिंग होगी हमारी 7 बजे के समथिंग स्टार्ट। तो दोस्तों ले चलते हैं आपको अनिल पाटीदार जी की मीटिंग में, जो कि एक बार और हमने मीटिंग अटेंड की है उनकी। सभी किसान भाइयों को बहुत ही प्रेम से एवं जो किसानों के समझ में आती है उस तरीके से समझाते हैं एवं हर तरह की जानकारी देते हैं और बहुत ही सटीक जानकारी देते हैं वो, जो कि बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं। चलो आज हम आपको ले चलते हैं अनिल पाटीदार जी की मीटिंग में। मेरा नाम अनिल पाटीदार है। मैं आपके गुना जिले में सिजेंटा का प्रतिनिधित्व करता हूं। पिछले 3 साल हो चुके हैं, 4था साल चल रहा है आपकी सेवा में। तो आज यहाँ पे अपन आए हैं तो दुर्गा कृषि सेवा केंद्र छोटू भाई के बैनर के नीचे मीटिंग आयोजित की जा रही है और बाबा के आशीर्वाद से मीटिंग आयोजित करी जा रही है। तो आज हमारा मीटिंग का उद्देश्य ये है कि जो आने वाली फसल है, जैसे हर बार आप सिजेंटा को सभी किसान यहाँ पे जानते हैं, प्यार देते हैं, और आप ही के वजह से सिजेंटा आज वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ी कंपनी है। वो भले दवाई के क्षेत्र में हो या बीज के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, सिजेंटा विश्व में सबसे अग्रणी कंपनियों में नाम आता है। बाजार में कितनी कंपनियां आप लाते होंगे, इस्तेमाल करते होंगे, वो उनका नंबर सिजेंटा के बाद में ही आता है। धंधे की वाइस या वॉल्यूम के वाइस या कमाई के माध्यम से या रेवेन्यू जनरेट करने के नाम पे, तो सिजेंटा आज की तारीख में दुनिया की सबसे बड़ी दवाई बनाने वाली कंपनी है। ये पेस्टिसाइड बनाती है, मतलब पेस्टिसाइड मतलब अपनी दवाइयाँ हो गई, उसमें दुनिया में पहला नंबर आता है इसका। कुछ हमारे बीज जो आते हैं, जिसमें आपका मोटी अनाज वाली फसल जिसको फील्ड क्रॉप बोलते हैं, हमारे सब्जी भाजी के बीज आते हैं, गोभी टमाटर वगैरह, तो उसमें भी हमारा तीसरे नंबर पे नाम आता है। कुछ देशों में हमारे खाद बिकते हैं, तो हमारे उसमें भी हम जहाँ भी बेचते हैं वहाँ पे हमारी अच्छी क्वालिटी के खाद बिकते हैं। ठीक है, तो ये होगी सिजेंटा। ये इतना बड़ा प्यार आपने दिया है क्योंकि सिजेंटा काम करती है इस उद्देश्य के लिए कि हम नई नई तकनीक का उपयोग करके छोटी जगह से, कम जगह से ज्यादा उत्पादन कैसे निकाल सकते हैं। क्योंकि अभी क्या है कि वायुमंडल में बहुत परिवर्तन हो रहे हैं। हर साल आपको मौसम में कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिलेंगे। जैसे कि इस साल ज्यादा पानी गिरा है, तो अभी वैज्ञानिक बता रहे हैं कि इस साल सबसे ज्यादा विश्व मतलब अभी तक के 100 साल के इतिहास की सबसे ज्यादा ठंड भी गिरने वाली है। उसकी भी भविष्यवाणी वैज्ञानिकों ने की है। तो उसके लिए भी अपन को सतर्क रहना पड़ेगा। तो मौसम में हर साल बदलाव आ रहे हैं, तो उसके अनुसार अलग अलग बीमारियां भी आ रही हैं, अलग अलग कीटों का प्रकोप भी आ रहा है। तो सिजेंटा जो भी अनुसंधान करती है, उन्हीं को देख के रख के आने वाले 10 साल में, 15 साल में कैसी फफूंदजनित बीमारियां आने वाली है, कैसे कीट आने वाले हैं, उसी के आधार पर अनुसंधान करती है और उसी के आधार पर नए नए उत्पाद आपके बीच में लेके आती है। कभी भी मीटिंग में आपके बीच में आऊंगा तो हर साल आपको कुछ न कुछ नए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देके जाऊंगा, क्योंकि सिजेंटा नए नए उत्पाद लेके आती रहती है। सिजेंटा सबसे बड़ा ये जानी जाती है, ये अनुसंधान के लिए जानी जाती है। जैसे कि अभी भाई साहब ने बोला था कि हमने ये सीख मिली कि हमको कोई भी कंपनी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। तो भरोसा करने से पहले अपन को उसका R&D, जो कंपनी की R&D जो अनुसंधान कर रही है, उसी पे भरोसा करो। ऐसे कोई नहीं, ना कोई भी आ रही कंपनी, उस पर भरोसा आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमारे 2,500 से ज्यादा वैज्ञानिक है, अपने भारत में ही काम करते हैं, जो कि अनुसंधान करते रहते हैं। जो भी आपके बीच में दवाइयां आती है, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट फैक्ट्री में बन गई। वो कहाँ बनती है, पहले 100 ml की मात्रा में लेबोरेटरी के अंदर बनती है। 100 से फिर वो 1 लीटर में जाती है, फिर लीटर से उसके ट्रायल डालते हैं, वहां पास हो जाती है। उसके बाद में फिर वो फैक्ट्रियों में बनने के लिए जाती है। पहले तो छोटी छोटी लेबोरेटरी में अपनी, जैसे ये प्लॉट है ना, इतने बड़े बड़े लेबोरेटरियों के अंदर बनती है। वह सक्सेस होने के बाद में उसके ट्रायल होते हैं कि वो उस पर चेक होता है कि किसी प्रकार से वायुमंडल को, पशु पक्षियों को, इंसानों को किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, तब जाके वो दवाइयां आगे बड़ी मात्रा में बनने के लिए जाती है। ठीक है, तो सिजेंटा का परिचय का वीडियो तो सब लोगों ने देखा है। ये सारी बातें मैंने मोटी मोटी बताई दी है। मोटी मोटी बात पे अपन बात करें तो किसी भी फसल का, ये हर मीटिंग में मैं बात करता हूँ, जिसने मेरी पुरानी मीटिंग अटेंड करी उनको पता ही होगा। अपन सिजेंटा की किसी भी मीटिंग में ये जानकारी हम जरूर देते हैं। किसी भी फसल का यदि आपको अच्छा उत्पादन लेना है, भले वो सोयाबीन हो, मक्का हो, लहसुन हो, प्याज हो, सब्जी भाजी हो, कुछ भी हो, उनके लिए 5 बातों का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहला है खेतों की हकाई जुताई, जैसा कि अभी अपन चर्चा कर रहे हैं। खेतों की हकाई जुताई जैसे सही समय पे सही यंत्रों के द्वारा ही करनी चाहिए। उसका भी बहुत ज्यादा प्रभाव आपके खेतों की फसल के उत्पादन पे पड़ता है। जैसे कि अभी मैं बात कर रहे थे, कल्टीवेटर लगाना चाहिए। अभी आप गीले खेत में पंजे लगाओगे तो जमीन चिल्लाएगी, फटेगी नहीं, है ना। आपको कल्टीवेटर लगाने की सलाह आपको अभी दी जाती है।
उसके बाद आप दूसरे नंबर पे पंजा लगाओ, थोड़ी हवा लगने के बाद में फिर पंजा घुमा दो, तो मस्त आपका खेत बन जाता है। दूसरा है बीजों का चयन, सही जगह पे। जैसे अभी बात कर रहे थे कि हमने गलत बीज लगा लिया, वो गल गई होगी, नुकसान हो गया, नई बीज लगा लिए। तो आप प्रैक्टिकल करो, किसान सबसे बड़ा वैज्ञानिक है। तो आप जो भी नया कुछ आपको ट्राई करना है तो आपको आधा बीघा, 1 बिस्वा, 2 बिस्वा में उसको ट्राई करके प्रैक्टिकल करके देखो कि हाँ ये मेरी जमीन पे सूट हो रहा है। अगले साल उसका एनालिसिस करो कि इसमें कितनी बीमारियां आई, कितने कीड़ों का प्रकोप इस पे ज्यादा लगा है, मैं जो लगा रहा हूँ उस पे आ रहा है, उसका अध्ययन करो। उसके आधार पर उसको अगले साल लगाना नहीं लगाना वो आपका डिसीजन है। आप लोग बताओगे कंपनी वालों को भैया ये मैं नहीं लगा रहा, कंपनी वाला ला के बताए आपको तो फिर ये कोई बात नहीं हुई कि आप अपन आज जो भी डाटा आता है, आपका जो फीडबैक रहता है वो हम ही आगे जाके कंपनी को बताते हैं ना। आपने पिछले साल वाइब्रेंस डाला होगा, कितने लोगों ने बीज उपचार किया था वाइब्रेंस से, क्या था, कैसा अनुभव रहा उसका? बढ़िया रहा। तो यही अनुभव हमको ताकत देते हैं कि हम आपको उस प्रोडक्ट को अच्छे से नई तकनीक उसमें क्या ला सकते हैं। ठीक है। तीसरा नंबर है खाद प्रबंधन। लहसुन जैसे अपन आज मुख्यतः फोकस जो प्राण पर बात करेंगे, फसल बात करेंगे, लहसुन के ऊपर करेंगे। तो लहसुन क्या है कि लगभग 120 दिन की फसल होती है और ये खाद खाने वाली फसल है, कंद वाली फसल है। तो इनको सही मात्रा में संतुलित खादों की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति अपन को करना होती है। यदि इसमें से किसी भी प्रकार के खादों की आपूर्ति अपन नहीं कर पाते हैं तो कहीं न कहीं अपना उत्पादन उससे प्रभावित होता है। चौथा है बीमारी और कीटों का। कभी भी लहसुन, प्याज, कोई सी बीमारी फसल है, अपन क्या करते हैं, जानकारी के अभाव में बीमारी आ जाती है या कीट आ जाते हैं, उसके बाद में अपन कहीं पंप लेके दौड़ते हैं या दुकान पे दौड़ते हैं कि भैया दवा दे दो। अपन को ध्यान रखना है कि अपन खेती कर रहे हैं इतने सालों से, अपन को आइडिया होना चाहिए भैया मौसम में बदलाव हो गया है ना। सुबह शाम में गर्मी ज्यादा, ठंड गिर रही है और दिन में गर्मी गिर रही है, ये मौसम फसल के लिए नुकसानदायक है। तो आपको पता है कि ऐसे में थ्रिप्स का प्रकोप आएगा, ये मकड़ी का आएगा या फफूंद जैसी बीमारियां आएगी, तो आपको उस समय के पहले ही आपको नुकसान नहीं कर उसके पहले दवा डालनी है। अपन अभी क्या डालते हैं, नुकसान आंखों से दिखने लग जाता है खेतों में, क्या लहसुन पीली पड़ गई है कि लहसुन की चोट सूख गई है, तब जाके अपन खेतों में दौड़ते हैं दवा डालने। ऐसा नहीं करना, सही समय पे कीटों का और बीमारियों का नियंत्रण करना। तो पांचवा है आपका सिंचाई प्रबंधन। लहसुन है, कंद वाली फसल है, यदि ज्यादा लगातार पानी देंगे तो कहीं न कहीं निमोटोड या वायर वार्म की शिकायत आपके खेतों में आने लगेगी। और इस बार खेते ऐसे ही पहले ठंडे हैं और इस बार नमी ज्यादा देर तक बना के रखी तो आपके बीच में बहुत सारी फफूंदजनी जो जड़ से ही पौधे को खत्म कर देगी और आपका पौधा खत्म हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि आप सारी जगह में मत पालन करो, कुछ जगह में आप 1 बीघा 2 बीघा में इसका पालन कर सकते हैं। क्योंकि मैंने लहसुन की मीटिंग करी और खाद के बारे में चर्चा नहीं करी तो फिर मीटिंग करने का कोई मतलब नहीं है। कारण क्या है कि लहसुन 120 दिन की फसल है तो उसको संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं गेहूं है कि चलो ठीक गेहूं बहुत संतुलित भोजन देना पड़ेगा, उसकी चर्चा अपन को करना रहेगी। तो हम बुआई के समय पे 25 से 30 किलो DAP, ये बीघा के हिसाब से लिखा है, 15 किलो पोटाश से सिंगल सुपर फॉस्फेट आपका डाल देनी है। फिर कब डालेंगे, जब 1-2 पानी हो जाएंगे, 20-25 दिन के बाद में खाद डालते हैं। अरे भैया वो DAP 20 दिन बाद काम करेगी तो मतलब आपकी लहसुन हो जाएगी 40 दिन की, तब जाके वो 20 किलो आपने दिया तब काम लगा। फिर 40 दिन तक कुछ खाद नहीं चाहिए क्या उसको? तो आपको जब आप खेत बना रहे हो, खेत बना के कंप्लीट हो गए, आपके सरे बन गए हैं, अब बस आप चुपाई कर रहे हैं, बुआई कर रहे हैं, उसके पहले आपके खेतों में सुपर पोटाश DAP जो भी आपको डालना वो डल जाना चाहिए। ठीक है। बुआई के 30 दिन के बाद में 11 मिला कॉम्प्लेक्स DAP, एक कीटनाशक है, एक हमारा PGR है जो कुकल के नाम से, मैग्नीशियम सल्फेट है और फाइन न्यूट्री सल्फर है, इन सब की मात्रा डालने की सलाह दी जाती है। लहसुन की चर्चा करी और अपन ने pH मान की चर्चा नहीं करी तो कुछ नहीं करा। हर फसल एक निश्चित pH मान पे ही खाद उठाती है। समझ रहे pH मान समझते हैं? सुना कभी? हाँ, pH मान मिट्टी में भले कितनी भी रेंज दो गाड़ी भागेगी नहीं है। अब जैसे आप 7 से ऊपर बढ़ोगे, 8 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। यदि इस pH पे आपकी जमीन है तो आप जो भी खाद डालोगे वो 100% पौधा उसको उठा लेगा। मोबाइल लेना है तो अभी आप बिग बिलियन डे सेल अमेजन पे चले जाओगे, फ्लिपकार्ट पे चले जाओगे, सब सेल सर्च कर लोगे। कभी गूगल पे सर्च किया है कि pH मीटर का? नहीं है। pH मीटर आता है, कुछ नहीं करना, मिट्टी को डिस्टिल वाटर के अंदर घोल देना और मीटर को उसके अंदर डाल देना, रीडिंग सामने आ जाएगी। मीटर कहाँ मिलेगा? ऑनलाइन मिल जाएगा। ऑनलाइन पूरी दुनिया दवा का कितने pH मान है, उसी के आधार पे दवा का pH मान। आपका दवा 7-6 pH की है और आपने दवा डाल दी पानी जिसमें घोला वो 8 pH का है, तो उसका संतुलन बिगड़ दिया, दवा के रिजल्ट कम आएंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत होती है। ये बारीक बारीक बातें हैं, आप मोटा मोटा समझ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। छोटा सा सवाल हो, हाँ। हमारे इधर ज्यादातर क्या है, 70% मतलब 70
नहर के पानी से बदल नहर का पानी क्षारी होता है। नहर का पानी क्या होता है? क्षारी। क्षारी। अब क्षारी क्यों होता है वो समझ लो। वो पानी क्या इतने दिन से रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, तो क्या हुआ, पानी तो बहुत सारा था, उसमें से क्या वाष्पोत्सर्जन होते जा रहा है भाप बन के। अब पानी में से भाप बन के पानी तो उड़ गया, और उसके अंदर जो नमक की मात्रा वो बढ़ती जा रही है। अब जो उसके अंदर जो नमक घुला रहता है, जो साल्ट घुला होता है, वो तो हवा में नहीं उड़ेगा, तो वो काय में जो पानी बचा हुआ उसी के अंदर घुलता रहेगा। तो वो आपका क्षारी, जो तालाब का पानी होता है ज्यादातर क्षारी होता है। ठीक है, ऐसे में जब तालाब का पानी घूमता है वहां पे लहसुनों में बीमारियां ज्यादा आती है। ठीक है, जहाँ ट्यूबवेल का पानी जाता है वो गर्म आता है, उसका पीएच अच्छा रहता है, तो वो उसमें बीमारियां भी कम आएगी और उसकी ग्रोथ भी ज्यादा होती है। अंतर देखा आपने? ये हो सकता है। ये अंतर देखा होगा आपने, फील भी किया होगा, है ना? उसका कारण ये रहता है। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं लहसुन की फसल के अंदर आने वाली बीमारियां। तो अपन दोनों तरह की बीमारियां बात करेंगे। कुछ जब बीमारियां होती है हवा जनित, है ना, जिसमें फफूंद जनित बीमारियां होती है जो हवा के माध्यम से घूमती है, और कुछ होती है मृदा जनित, मतलब मिट्टी से फैलती है। ठीक है, उन दोनों के मैंने लाल कलर का लिखा था, मैं नंबर डाला कि ये बीमारी और कीटों का प्रकोप। अब मैंने जो दो सबसे बड़े कर रखे हैं, फ्यूजरिन कलर और आपका सफेद कलर, ये दो प्रकार की बीमारियां हैं, ये जो जमीन की वजह से आती है। ये बीमारी और कहीं से नहीं है, आपकी जमीन के अंदर रखी हुई है। जिसे आपने लहसुन बोई वहां पे और उसको एक अनुकूल वातावरण मिला, वो सारी फसल किस पर अटैक करेगी? आपका जो भी बीज लगाया आपने, भले लहसुन लगाई हो या आपने सरसों लगाया हो, गेहूं लगाया हो, धनिया लगाया हो, चना लगाया हो, जो भी लगाया वो फफूंद उस पर अटैक कर देगी। इसलिए अपन को उन पर भी चर्चा करेंगे। तो कुछ बीमारियां होती है जो हवा के मौसम में उतार चढ़ाव की वजह से फैलती है, उसको फफूंद जनित हवा में ही घूमते रहते हैं स्पोर, है ना। जब अपन लाइट को फोकस करते हैं, जैसे ये फोकस चल रहा है, अब यहाँ पे बहुत सारा फफूंद वहाँ पनप जाएगी। इसी प्रकार की घटनाएं चलती रहती है। तो कीटों का होता है वो एक एक करके आगे चर्चा करेंगे, उस पर अपन चर्चा करते हैं। तो जमीन जो मृदा की वजह से आती है, मिट्टी की वजह से जो बीमारी फैलती है, उस पर अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आती है ये सफेद कलर, इसको बोलते हैं स्क्लेरोसियम रोड। यदि आपने इस साल तो ज्यादा आएगी, क्यों आएगी? ठीक है, तो ये स्क्लेरोसियम रॉड आती है, ये कब आएगी इसमें देख लो, पढ़ के भी सुना देता हूँ। शुरुआत में पत्तियां पीली पड़ जाती है, बाद में तना पीला हो जाता है। ये कब आती है? जब ठंड बहुत अधिक हो, जमीन, तो ये समस्या आपके खेतों में आएगी। ठीक है, इसके लिए एक दूसरी क्या आती है, जिसको बोलते हैं स्क्लेरोसियम रॉड। दूसरी आती है आपकी फ्यूजरम रॉड। फ्यूजरम एक तरह की फफूंद होती है जो जमीन के अंदर होती है। ये आपकी काय में नहीं आती, ये पूछो मुझे क्या बोलना है, किस फसल में नहीं आती है? मिर्ची में आती है, टमाटर में आती है, बैंगन में आती है, चने के अंदर आती है, मसूर में आती है, लहसुन में आती है, प्याज में आती है। जो फसल आप अपने क्षेत्र में लगती है सभी फसलों में फफूंद आती है, जिसको आप अपनी भाषा में उगता रोग बोलते हो। क्या बोलते हो? उगता बोलते हैं। चने सूख जाते हैं, लाइन के लाइन उकड़ जाते हैं, है ना। मसूर उकड़ जाती है, कभी कभी उग्रा रोग बोलते हैं। आपकी भाषा में अलग अलग है, बाकी उनके कारण यही ये फफूंद होती है। अब ये क्या करती है, जैसे आप जाओगे, आपकी लहसुन लगी है, वो नीचे उसका बस जड़, 2-4 जड़ दिखेगी अच्छी, उसका आइट साइड का हिस्सा पूरा खा जाए, ऐसा लगेगा जड़ कहाँ गई है, ऐसा लगता है टूट गई है, गायब हो गई। वो 4-5 जड़ें, 2 जड़ें सफेद रहेगी, बाकी सूखी हुई जड़ हो जाएगी। तो ये फ्यूजरम गलन आती है, जो लहसुन के अंदर आने वाली मुख्य बीमारियों में से एक है। शुरुआती अवस्था में लॉन्च करी है, इसका नाम है वाइब्रेंस इंट्रीगर। ठीक है, बहुत सारे किसान भाइयों ने यहाँ पे इस्तेमाल भी किया है। पिछले साल अपन ने यहाँ पे डेमो में ट्रे में भी देखा था, है ना। कौन कौन था पिछले साल मीटिंग में? आपसे 50% व्यक्ति थे, इनमें से 50% लोग थे। तो ये वाइब्रेंस इंट्रीगर के बारे में समझेंगे। सिजेंटा का ये आज का सबसे आधुनिक, सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाला फफूंदीनाशक है। कीटनाशक का तो दोनों का समावेश है, जो कि बीज उपचार के लिए बना है। इसके अंदर 3 तरह की टेक्नोलॉजी है, वो अलग अलग करके अपन समझते हैं। फोटो खींच लेना इसका। पिछले साल हमने इससे किया था, सब ज्यादातर लोगों ने इससे उपचार किया था। किया 3 साल नहीं, 3 साल में, पिछले साल भी किया होगा। हर लाल दवा, आपस में बात मत करो प्लीज। हर लाल दवा बीज उपचार नहीं होती है।
अब इसके अंदर क्या विशेष है, वो इसको क्यों डाले भैया, मन में सवाल है भैया इसी को क्यों लेके आए, क्यों अलग है, तो उस पर चर्चा कर लो। इसके अंदर 3 टेक्निकल है। पहला है सिडेक्सन। ये आज की तारीख का सबसे आधुनिक फफूंदी नाशक है, जो स्पेशली बना ही बीज उपचार के लिए। ये दवा, ये टेक्निकल कभी भी आपको स्प्रे में डालने के लिए नहीं आएगा। सिजेंटा ने इसको सिर्फ मिट्टी जनित जो भी बीमारियां होती है, जड़ जनित जो भी बीमारियां होती है, उसी के लिए इसको खोज करी है। और ये हमेशा आपको जहां भी टेक्निकल मिलेगा ये बीज उपचार के लिए ही। सिडेक्सन एचआई ग्रुप का लेटेस्ट फंगिसाइड है। ये टेक्नोलॉजी अभी भारत में किसी भी कंपनी के पास में नहीं है, और आने वाले 10 साल में अभी कोई खोज भी करने वाला इसकी नहीं है। सिडेक्सन सबसे लेटेस्ट फंगिसाइड है, जो इसको सबसे अलग बनाता है, यूनिक बनाता है। इसकी खास बात है रूटिंग पावर डेवलप करता है। रूट पावर का मतलब होता है जहां पर भी आपका सिडेक्सन से बीज उपचारित हुआ है, वहां पे आपके पौधे की जड़ों का विकास, नॉर्मल जो भी आप दवाइयां लगाते हैं या नॉर्मल फफूंद राग इस्तेमाल करते हैं, उसकी तुलना में इसमें जड़ों का विकास आपको ज्यादा मिलेगा। दूसरे जो बाजार में बीज उपचार उपलब्ध होते हैं, वो सिर्फ बीज को सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, बीज के ऊपर कोटिंग हो जाती है, बीज को सुरक्षित प्रदान करते हैं। ये क्या करता है, इस बीज को तो सुरक्षित करता ही करता है, साथ में बीज के आसपास का 2 से 3 इंच का घेरे को भी सुरक्षित बनाता है। कैसे बनाता है वो मैं आगे की वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। इसके अंदर 3 टेक्निकल है। 2 तरह के फफूंदी नाशक इसके अंदर आते हैं, और 1 तरह का कीटनाशक है थाइमेथोक्सोम। शुरुआती 30 दिन तक आने वाली जो भी बीमारियां हैं उससे ये बचाता है। कितने दिन तक, कोई से भी बीज उपचार होता है, वो बीज को हम शुरुआती बीमारियों से उसको शुरुआती 20 से 1 से लेकर 30 दिन तक की सुरक्षा प्रदान करता है। फिर बाद में जो बीमारियां आती है उसके लिए फिर अपन को बाद में स्प्रे के माध्यम से देना पड़ता है। वहां पे हमने कोई भी दवा नहीं लगाई है, और राइट साइड वाले बीजों पे हमने दवा लगा रखी है, मतलब बीज को उपचारित करके रखा है हमने। माध्यम में फफूंद को फैलने का, पनपने का। आप देखो कैसे फफूंद पनप रही है, आगे फैलती जा रही है। जहां पर हमारा बीज उपचार किया हुआ है वो फफूंद बीज तक पहुंच ही नहीं पाएगी। मतलब बीज से कितनी दूर देख रहे हैं, अब इस फोटो में देख रहे हैं, क्या दिख रहा है आपको? इसमें क्या हो गया, जहां हमने बीज, मतलब इसकी जो पावर है वो बीज को सुरक्षित कर ही रही है, साथ में बीज के आसपास के घेरे को भी सुरक्षा प्रदान कर रही है, जिसकी वजह से जो भी फफूंद जमीन के अंदर रखी हुई है वो आपके बीज तक संपर्क में नहीं आएगी, और आपका बीज पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगा। जो दवा आपने बीज के ऊपर लगाई है वो उसको एनर्जी प्रदान करेंगे, सुरक्षा प्रदान करेंगे, जड़ों के विकास में मदद करेंगे, आपकी जड़ें भी अच्छी चलेगी, पौधा भी सुरक्षित रहेगा, और आपके बीज के आसपास का घेरा भी सुरक्षित रहेगा। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है, जो कि बाजार में उपलब्ध है। किसी भी फफूंदी नाशक के अंदर ये टेक्नोलॉजी नहीं है। वो सिर्फ बीज को सुरक्षा प्रदान करते हैं, बीज के घेरे को नहीं करते हैं। इसकी खास बात यह है, आज आपने बीज उपचारित किया, लहसुन किया, गेहूं किया, या आपने कोई से भी बीज आप फसल लगाई, आपने उपचारित किए, सभी फसलों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों में, चने में, मसूर में, गेहूं में, लहसुन में। आज आपने उपचारित किया, ये दवा बीज पे तो रहेगी, साथ में शुरुआती 28 दिन तक जो भी उसके पौधे में विकास होगा वो जड़ों के अंदर भी होगा और ऊपर भी होगा, और 28 दिन तक जितना भी फैलाव करेगा, जितनी भी हाइट का पौधा बनेगा, जितने भी हिस्सा रहेगा, उसके अंदर भी दवा के अंश आपको मिलेंगे। मतलब वो भी शुरुआती 28 दिन तक आपको फफूंद जनित बीमारियों से भी पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान करेगी। हवा में भी, जमीन के अंदर भी, और बीज को भी, तीनों को सुरक्षा प्रदान करता है वाइब्रेंट सेंट्रीफ्यूज। कितने दिन तक, शुरू से पहले दिन से लेके आपके 28 से 30 दिन तक आपकी फसल पूरी तरीके से एक कवच के रूप में सुरक्षित रहती है। इसलिए इसका उपयोग हम आपको करने की सलाह दे रहे हैं। वाइब्रेंट सेंट्रीफ्यूज के रिजल्ट आपको देखने को हमने लास्ट ट्रेन में भी दिखाया था। यहाँ पे तो जड़ों का विकास जो आप कह रहे हैं, रूटिंग पावर, जो सिडेक्सन की सबसे बड़ी ताकत है, वो आपको लहसुन के जड़ों के अंदर देखने को मिलेगी। लहसुन की कभी भी, जैसे मैं भी खेत पे आया, या कोई भी जानकार है जो खेतों पे विजिट करने आता है, लहसुन दिखाने भी बुलाते हुए आता है, पावर आपकी फसलों को शुरुआती जड़ ज्यादा आएगी तो उससे क्या फायदा होगा? जड़ ज्यादा, मतलब जड़ क्या होती है, पौधे का मुख होती है, खाना होती है। अब मेरे मुंह में बहुत सारे छाले हो गए और आपके घर में अच्छा पकवान बना, तन्नाट दाल बनी है, क्या मैं उसको खा सकता? करने वाली जड़ें हैं वो स्वस्थ नहीं रहेगी तो वो खाकर कोई महत्व नहीं है। जैसे दादा बोल रहे थे कि मैंने सब कुछ किया, और वहां पे खत्म होने के बहुत सारे कारण होते हैं। पीएच हो सकता है, बीज हो सकता है, फफूंद जनित बीमारियां हो सकती है, निमोटोड हो सकता है, जिसपे अपन अभी तक बात नहीं करी। बहुत सारे कारण होते हैं। तो ये जो शुरुआती जड़ों का विकास अच्छा होगा,
साल पहले से हम लहसुन की खेती करते आ रहे हैं। बड़े बड़े किसान हैं वो करते हैं, लेकिन पहले फंगस नहीं आती थी। आज के 5 साल पहले फंगस इतना परेशान ही नहीं करता था। अब कारण ऐसा क्या बन गया जो फंगस इतना परेशान कर? कारण क्या हो रहा है? देखो, कारण तो अपन को समझना है। हर साल, ये मेरी डाटा नहीं है, आप गूगल पे कर लेना, हर साल मौसम में उतार चढ़ाव देखने को आपको मिल रहे हैं। 5 साल पहले का मौसम और आज के मौसम में बहुत अंतर है? कैसा पानी गिर रहा है, कैसी गर्मी गिर रही है। इस बार गर्मी बताओ कब गिरी? गर्मी पड़ी नहीं, यानी कि फंगस मरी नहीं है। फंगस क्या होता है? सही समय पे खेतों की अटै जुताई होती है और अप्रैल से लेके एक जैसा मौसम रहता है, गरम 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 गरम। कब तक? जून के पहले सप्ताह तक। तो आपकी जमीन में अंदर कितनी भी फफूंद होती है तो कहीं न कहीं खत्म हो जाती है। आप देखो ना कहाँ रोहिणी में, रोहिणी के अंदर पानी गिरा हुआ है। 9 तपे बोलते हैं, 9 तपे में पानी गिरा है। 9 तपा जैसे खत्म हुआ उसके बाद गर्मी गिरी है, बस वो 8-15 दिन, उसके पहले गर्मी गिरी ही नहीं है। तो गर्मी क्या होता है? सब एक नियम है, चक्र जो प्रकृति ने बनाया है वो उसका एक नियम है। यदि उसमें कुछ छेड़छाड़ होगी, उसमें कुछ बदलाव होंगे तो ये सब परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। इस बार सोयाबीन के अंदर मैं बताता हूँ, मैं मालवा का रहने वाला हूँ, उज्जैन जिले का। अब मेरे यहाँ भी सोयाबीन लगी है। अब सोयाबीन क्या हो गई थी, हमारे जो आसपास के 10 गांव थे वहां पे पूरे एरिया में सोयाबीन लग चुकी थी। उसके 25 से 30 दिन बाद हमारे यहाँ पे सोयाबीन लगी, क्योंकि 10 गांव में पानी नहीं गिरा। पड़ोसी की मतलब 10 गांव की आसपास की सोयाबीन हो गई 28 दिन की। वो चारा मार भी डाल दिया उन्होंने, एक स्प्रे कर दिए, जब तक हमारी बोनी नहीं हुई है। अब हुआ क्या, हमने बो दिया, जैसे पानी मिला हमने फटाफट बो दिया। अब हमारी फसल छोटी है, सामने वाले की बड़ी है, उधर की। अब क्या होगी, उसमें 45 दिन की अवस्था वाले कीटों का प्रकोप होगा, फफूंद जनित बीमारियां आएगी उसके अंदर 45-50 दिन वाली। और हमारी फसल तो उस टाइम में कितने दिन की है? 15-20 दिन की। तो वो सारी फसलों को बीमारियों का प्रकोप, कीटों का प्रकोप हमारी छोटी फसलों पर आया, जिसकी वजह से छोटी फसलें में न ढंग से फूल आए न फल उसके अंदर बना। 3 बीघा में 20 किलो सोयाबीन है। वो मेरा अकेले गया कि नहीं, वो आज तक के 10 गाँव में समस्या देखने को ज्यादा मिली। तो ये सब एक कारण होते हैं, सब सिस्टम एक साथ में सब होता है ना, तो आपको एक जैसी फसलें आती है, एक जैसे बीमारियां आती है, उसका उत्पादन में फर्क आता है। तो सभी फसलों, सभी किसान भाइयों को मैं लहसुन के अंदर देखो, कोई महंगी दवा नहीं है, लहसुन की 20 से तो महंगी दवा नहीं है। कहने का मतलब मेरा है कि बहुत सारे किसान कहते हैं कि अरे यार बीज उपचार कौन डाले, कौन खर्चा करे। लहसुन की 20 से तो महंगी दवा नहीं है। तो ये आपको 1 किलो बीज के लिए 1 ml दवा लगती है। यदि आपने 100 किलो बीज लिया, मतलब 1 क्विंटल लहसुन लिए, तो आपको 100 ml दवा लगेगी। कितने ml? इस 100 ml की बाटल है, ये आपकी 1 क्विंटल बीज के लिए होती है। कैसे मिलाना है इसको आपको? आप इसको 1 क्विंटल के लिए आपको 1.5 लीटर पानी मिलाना है। कितना? 1.5 लीटर पानी ले लिया, 100 ml दवा डाल दी। कितना हो गया? 1600 ml घोल बन गया अपने पास में। इस 1600 ml घोल को आप 1 क्विंटल लहसुन के ऊपर डाल के छोड़ के सोख सकते हैं, मिला के। यदि आप जैसे चाहेंगे, यदि आपके गांव में बताया कि बड़े बड़े रकबे हैं, तकनीक आती है, समय के साथ में उसमें बदलाव भी होते हैं। आज मेरे को ट्रैक्टर लाना, कौन सा लेके आओगे? जॉन डियर 4x4 की बात करोगे ना आप, तो क्या मेरे को HMT की सलाह दोगे? उस समय HMT आया था तो वही सबसे बड़ा राजा था। अरे भैया HMT से अच्छा कुछ नहीं है, जब वो आया था तब की बात कर रहा हूँ। आज जब उस टाइम पे HMT लॉन्च हुआ था तो उस समय पे HMT सबसे अच्छा ट्रैक्टर था, टॉप है ना। आज की तारीख में HMT है क्या टॉप पे? क्योंकि उससे अच्छी तकनीक आ चुकी है। तो मतलब जो पाउडर वाली टेक्नोलॉजी थी उसमें दवा अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था। बाकी उसके अंदर एक चीज की कमी थी कि जैसे ही वो आपने बीज पे दवा लगाई है, वो बीज जैसे ही पानी के संपर्क में आया, आपने पानी थेवा लगाया, पानी फैला, तो पानी के माध्यम से उस पाउडर आपका निकल के बीज से अलग हो जाता है। वो बीज अलग हो गया, दवा अलग हो गई, अब बीज बिल्कुल असुरक्षित खड़ा है, कोई सी फोटो आके उसका अटैक कर सकती है। ठीक है, तो वो तकनीक को समझने के लिए सिंजेंटा ने ये जो नई सबसे खास बात ये है कि आपकी दवा 1 महीने बाद भी लहसुन को आप उखाड़ के देखोगे ना, तो जो दवा पे बीज लगा हुआ है, लाल कलर की दवा आएगी, वो आपकी खोल ऐसी कैसी लाल ही मिलेगी। भले वो आप उसको गेहूं के अंदर, लहसुन में तो हम 1 महीने की बात कर रहा हूँ, गेहूं के अंदर आप 45 से 60 दिन बाद भी गेहूं को उखाड़ के देखना, जो आपका बीज है गेहूं का, उस पर लाल दवा उस दिन भी मिली रहेगी, मिलता है। आखिरी में उखाड़ते हो तब तक भी आपको मिलता है। सिजेंटा के जो भी बीज उपचार आते हैं उसके अंदर सबसे बड़ी खास बात ये होती है, उसके अंदर जो सर्फेक्टेंट की क्वालिटी होती है वो वर्ल्ड क्लास की होती है। बाजार में जैसे हमारा क्रूजर आता है, क्रूजर हमारे क्रूजर से भी उपचार कर लेना, और बाजार में वही टेक्निकल वाला दूसरा टेक्निकल लेके इसे उपचार कर लेना,
दोनों के खेत देख लेना, जहां पर क्रूजर का उपचारित किया गया है 60 दिन बाद भी गेहूं को उखाड़ोगे तो दवा उस पर लगी हुई मिलेगी। और वही टेक्निकल दूसरी कंपनी का उपचारित करना, वो आप 30 दिन के या 20 दिन के बाद भी आप जाओगे तो दवा बीज के ऊपर दवा दिखेगी ही नहीं आपको। क्यों? क्योंकि पानी के साथ में वो धुल के चली गई। तो ये इसकी खास बात होती है। आपको लहसुन के अंदर आपको 1 किलो बीज पे 1 ml दवा और आपका 1 कुंटल बीज पे 100 ml दवा 1500 ml आपको पानी मिलाना है। गेहूं की बात करेंगे तो गेहूं के अंदर आपको 1 किलो बीज पे 1 ml दवा और 900 ml पानी। कितना? 900 ml पानी और 100 ml दवा, 1 लीटर घोल बन जाएगा। आपका 1 कुंटल बीज आपका उपचारित उससे हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा कि आप कितना किलो बीज बोते हो 1 बीघा के अंदर। जो भी बीज बो रहे हो उसके अंदर 5 किलो बीज कम कर देना जब आप वाइब्रेन से उपचारित कर रहे होते हैं। कितना? 5 किलो कम कर देना। उसी खर्चे में आपकी दवा आ जाएगी। ठीक है। आज बीज अच्छी क्वालिटी का अपन कहीं ना कहीं लेके आते हैं तो 40 रुपए किलो आपको गेहूं मिलेगा, 40-45 रुपए किलो। यदि आज लगाया और 4 दिन बाद सूखा है तो वो मान सकते हैं कि दवा ने काम नहीं किया। यदि 1 से 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद आपकी फसल सूख रही है तो उसके सूखने के कारण कोई दूसरा होता है। ठीक है, बहुत सारे कारण है, उस पर तो वाइब्रेन के बारे में समझ में आया आपको? कितना लेना है लहसुन में? 1 कुंटल में 100 ml, 1500 ml पानी। गेहूं के अंदर बात करेंगे तो 1 किलो बीज, 1 ml दवा और 9 ml पानी। मतलब लीटर कुंटल पे अपन बात करें 100 ml दवा, 900 ml पानी। धनिया का समझना, धनिया में उगता रोग बहुत आता है, शुरुआत में उड़ जाता है धनिया ना। तो धनिया के अंदर क्या करना है, 1 किलो बीज पे 3 ml दवा लगेगी। कितनी लगेगी? क्यों लगेगी 3 ml? वो क्या रहता है, हल्का रहता है, उसमें बीज ज्यादा रहते हैं, इसलिए 1 किलो बीज पे आपको 3 ml दवा लगेगी। और आपका पानी कितना लगेगा उसके अंदर? 17 ml पानी लगेगा। मतलब 1 किलो बीज, 3 ml दवा और 17 ml पानी। मतलब जो घोल बनेगा 1 किलो बीज किलो कितने ml का बनेगा? 20 ml का घोल बनेगा। ठीक है, पर धनिया तो बहुत ही कम होते हैं। कम होते हैं, बाकी जो भी बोते हैं आप उपचारित करके बोगे वो लहसुन धनिया आपका आखिरी तक अलग रहेगा, उसकी बढ़वार भी अलग रहेगी, उसमें फूलों की संख्याओं में भी आपको अंतर देखने को मिलेगा। मैंने विजयपुर में पिछले साल 2 साल से डेमो डाल रहा हूँ, किसानों ने उपचारित भी करते हैं, वो अंतर उनको देखने को वहाँ पे मिलता है। उसकी पौधे की फुटान बढ़वार में भी अंतर जाता है। वो जो जहाँ भी उपचारित किया होता है वहाँ पे फूलों की संख्या में भी अंतर देखने को, मतलब मेड़ से भी देख के भी आप बता सकते हो कि हाँ ये अंतर है इसके अंदर। तो उसमें आप उपचारित इससे कर सकते हैं। उपचार करके गेहूं भले 2-3 महीने पहले उपचारित करके रख लोगे भी तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 90 दिन पहले भी आप उपचारित करके रख लोगे गेहूं में, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि जहां भी जिस बोरी में भरो आप उस समय आपका बीज सूखने के बाद में मौसम में बदलाव की वजह से हवा जनित जो बीमारियां आती लहसुन में, उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे खरपतवार नाशक का आपने बताया सर, तो हाँ। अगर अपन जैसे पहले ज्यादातर किसान क्या करते हैं कि पहले ही कर लेते हैं, पहले वो पीली दवा आती है, पेंडामेथ्रिन डालते हैं। पेंडामेथ्रिन से कुछ ही खरपतवार नियंत्रित होते हैं, सभी तरह के खरपतवार नियंत्रित नहीं होते हैं। जो बीज वाले होते हैं, जो बीज वो खरपतवार ही नियंत्रित होते हैं, बाकी सभी तरह के खरपतवार उससे नियंत्रित नहीं होते हैं। पेंडामेथ्रिन से जो पीली दवा आती है उससे सिर्फ चौड़ी पत्ते के खरपतवार आपके नियंत्रित होते हैं। किस टाइप से? चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार ही नियंत्रित होते हैं, सकरी पत्ती के नहीं होते हैं। चौड़ी पत्ती में भी सभी नहीं होते, कुछ सिलेक्टेड वेराइटियां ही होती है। इसलिए यदि आप उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, वो यदि इसका कर रहे हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। अब आपके हवा जनित बीमारियों में कौन कौन से रोग आते हैं, तो इसमें है पहला बैंगनी बीज को बोलते हैं, बैंगनी कलर रोग, इसको पर्पल प्लाज बोलते हैं। पत्तियों के ऊपर धब्बे आ जाते हैं बैंगनी कलर का, तो ऐसा नाव जैसा आकार बनता है उसका, है ना। ये मौसम में उतार चढ़ाव होगा, ज्यादा सर्दी पड़ेगी तो दिन में तीखी धूप गिरेगी और सुबह शाम ज्यादा और गिरेगी, तो ये समस्या आपको देखने को आती लहसुन में। एक मिनट, इस बीमारी को समझना है, ये बीमारी को समझना है, इस बीमारी को हल्के में नहीं लेना है। हल्के में इसलिए लेने के नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि इस पे ये जो डाउनी मिल्ड्यू जो बीमारी आती है, इस पे हर फफूंदीनाशक काम नहीं करता है। नहीं हाँ जाती है, बाकी इस पे इस फफूंदी जो बीमारी आती है डाउनी मिल्ड्यू जिसको बोलते हैं, इस पे हर फफूंदीनाशक काम नहीं करते। स्पेशल डाउनी मिल्ड्यू के लिए काम करने वाले फफूंदीनाशक अलग आते हैं। आप नहीं तो डालते क्या भाई साहब, मेरे कल परसों तो दवा डाली थी, रिजल्ट आया नहीं। अरे भैया आपके यहाँ पे दूसरी बीमारियां होगी तो कंट्रोल हो जाएगी, बाकी डाउनी मिल्ड्यू होगी तो वो कंट्रोल नहीं होगी। अब इसकी पहचान बताता हूँ कैसे करोगे।
जैसे ये जैसे आपका लहसुन की पत्ती है, तो लहसुन की पत्ती है, इसकी चपटी आती है तो पत्ती, तो जब जैसे कहीं इधर से हवा चल रही है तो जो बीमारी का प्रकोप देखने को मिलेगा पत्ती की एक साइड ही देखने को मिलेगा। क्या होगा? पत्ती के एक तरफ मिलेगा, मतलब पूरी पत्ती इतनी चौड़ी 2 इंच की है तो उसके एक तरफ के हिस्से पे आपको थोड़ी सी फफूंदी बीमारियां देखने को मिलेगी, बाकी एक तरफ को पूरा अच्छा लगे, उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है एक सिरे पे। तो मतलब समझ जाना ऐसी बीमारी आ रही है तो समझ जाना आपके खेत में किस बीमारी का प्रकोप आया है, डाउनी मिल्ड्यू का आया है। तो आपको दुकान पे आके बोलना पड़ेगा कि मेरे खेत में डाउनी मिल्ड्यू आ गई, उसके आधार पे आपको फफूंदीनाशक दिए जाएंगे, क्योंकि इस पे हर फफूंदीनाशक काम नहीं करता है। आप लेके आ जाओगे, आपके खेत में डाउनी और दूसरा फफूंदीनाशक दे दिया है तो आपके खेत में उसके रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये जानकारी आपको इसलिए बता रहा हूँ, जब आप दवा ले, ये प्याज में भी आता है, ये आपके लहसुन में भी आता है, ये आपकी जितने भी बेल वर्गीय फसल लगाते हो, सब्जी भाजी भी लगाते हो बहुत सारे किसान, खीरा लगाया, लौकी लगाया, गिलकी लगाया, करेला लगाया, उस सब में भी ये बीमारी आती है। ठीक है, जड़ में कीट की बात करें, एक वायर बार में आता है, ये ऐसा कीड़ा है जो आंखों से दिखता नहीं है, इसको वायर बार बोलते हैं। वायर बार में अलग चीज होती है जो आंखों से दिख जाता है, बिल्कुल बारीक से कीड़ा, वो आंखों से दिखता है। कुछ ऐसे कीड़े लहसुन के अंदर आते हैं और इस साल आने की संभावना इसलिए ज्यादा बता रहा हूँ क्योंकि ये नमी इस साल ज्यादा खेतों के अंदर मिलेगी। इसको बोलते हैं निमोटोड। निमोटोड कभी भी आंखों से दिखता नहीं है, ये लहसुन के अंदर आपके चले जाएगा जड़ों के अंदर, और जड़ों के अंदर गांठें बना देगा। क्या कर देगा? गांठें बन जाएगी जड़ों के अंदर, जिसकी वजह से जहाँ पे गांठें बनेगी वहां समझ जाना कि वहां पे निमोटोड ने अपने अंडे दे दिए। जहां पर भी आपकी लहसुन के अंदर निमोटोड आया, वो लहसुन आपकी कभी भी बढ़ने वाली नहीं है, वो हमेशा जमीन के अंदर ही, उल्टी जमीन के अंदर ही चलेगी। ठीक है, एक बार आने के बाद में ये जाता नहीं है, वो लहसुन पूरी तरीके से खत्म होगी। उसके लिए आप कुछ भी दवा डाल दो, कुछ भी स्प्रे कर दो, वो मरेगा, नष्ट होगी, है ना। कहाँ पर आया होगा मैं बता देता हूँ, जहाँ पे तालाबों का पानी ज्यादा जाता है, ठीक है, जहाँ पे खेत बैठे हुए रहते हैं, है ना, जब नमी काली मिट्टी बहुत समय तक बैठे हुए खेत है, मतलब पानी भरा सा रहता है ना, नमी ज्यादा पकड़ के रखते हैं खेत, काली मिट्टी वाले, वहां पे ही समस्या आने को देखने को, वो सभी सुन रहे हैं, उनकी खराबी हुई थी। तो एक कारण ये निमोटोड भी होता है, इसको भी अपन को पहचानना है। यदि इसको नहीं पहचानोगे और ऊपर से स्प्रे करते रहोगे, खाद देते रहोगे, दवाई डालते रहोगे, तो भी आप धूल में लट चलाने वाली बात हो जाएगी। ठीक है, तो अपन को एनालिसिस करना है कि आपके खेत में निमोटोड तो नहीं आए। ठीक है, उसके लिए फिर उसके जरिए उससे संबंधित दवाइयों का प्रयोग आपको करना है, उसकी सलाह हम फिर आपको दे देंगे। ठीक है, थ्रिप्स है, थ्रिप्स तो लहसुन के अंदर आपको 1 महीने की लहसुन होगी तब से चालू हो जाएगा। शुरुआती 1 महीने तक नहीं मिलेगा प्रकोप, 1 महीने से जब 45 दिन की लहसुन के बाद से यह प्रकोप आपको जब तक लहसुन कटेगी निकलेगी, जब तक थ्रिप्स आपको फसल पे देखने को मिलता रहेगा। तो इसको आपको नियंत्रित करना है। आप सोचो कि नहीं मेरे लहसुन में एक भी थ्रिप्स नहीं रहे, ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। वो बाकी इसको नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। यदि नहीं करेंगे तो पत्तियां बिल्कुल रुखी सी हो जाएगी, और ये क्या करता है, वहां पे जहाँ चिपकता है वहां पे स्क्रोच करता है, खुरचता है, ठीक है, और रस चूसता रहता है। वो जैसे वहां पे खुरच करेगा तो वहां पे गीला हो जाएगा, घाव बनेंगे उसके, तो वहां पे फफूंद जनित बीमारियां ज्यादा पनपेगी। ठीक है, जब भी ये समस्या थ्रिप्स की आए, कीट है, कीट है, दवाई डाल देते हैं जबकि तो मरता नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, इसको नियंत्रित ही किया जा सकता है। ये रस चूसक कीड़ा है, ये क्या करता है, खुरचता है, वहां से रस चूसता है, वो जहाँ पे खुरेदा उसने वहां पे घाव हुआ, वहां पे फिर फफूंदजनित पनपने की संभावना 99% ज्यादा रहती है। इसलिए कभी भी आप थ्रिप्स की दवा डालो, उसके साथ में आपको एक फंगीसाइड जरूर डालना है। भले कुछ बीमारी नहीं है तो एक हल्का फंगीसाइड जरूर लेके आना है, क्योंकि जो थ्रिप्स ने घाव करे वहां पे आप फंगीसाइड पहले डाल दो तो कोई दूसरी फंगस वहां पे पनपेगी नहीं। ठीक है, तो थ्रिप्स का कंट्रोल के लिए अलग अलग दवाएं, जैसे आप शुरुआत में पहले स्प्रे में आप पल्ली का ले सकते हो, साथ में फिर आप कराटे के साथ में जा सकते हो, कराटे एक तरह के साथ में जा सकते हो, है ना, पॉलीट्रीन 44 के साथ में जा सकते हो, या जंप के साथ में जा सकते हो। अलग अलग दवाइयां अलग अलग आपको इस्तेमाल करना है थ्रिप्स की नियंत्रित करने आता है। बाकी इसके आने के कारण भी होते हैं। कभी कभी क्या होता है, यदि आपने घनी लगाई है लहसुन, जैसे इतनी जगह में आपकी 2-4 लहसुन लगनी थी, यदि वहाँ पे 6 या 7 लहसुन होगी। अब जैसे G2 वेरायटी आती है, G2 नाम सुना ना, G2 का पत्ता छोड़ा आता है, दूर से लहसुन देख लेंगे G2 लगी हुई है, होता है,
सुपर संकर का पत्ता भी आप दूर से देख के बताओगे सुपर संकर लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे अपनी देसी वैरायटी होती है महादेवा वगैरह, तुलसी है, ये वैरायटी के पत्ते पतले होते हैं, तो छोटे होते हैं, पत्ते 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 दिखेंगे। तो ये आपको ऐसा लगेगा कि अरे उसकी तुलना में भी बीमारी दिखेगी आपको भाई। J2 या सुपर संकर या ऊटी की तुलना में आप देखेंगे तो ये तुलसी है, महादेवा, लहसुन ऐसे लगेगा अरे ये तो बीमारी है। तो क्या होता है, जलेबी बनने के 2-3 कारण होते हैं। पहला तो कैल्शियम की कमी की वजह से आपकी कुकुड़ा रोग लगता है। दूसरा लगता है आपकी एक सफेद कलर की मकड़ी आती है जो आपकी आंखों से नॉर्मली दिखती नहीं है। ये मकड़ी आती है, इरेट्रोफाइट मकड़ी बोलते हैं इसको, बिल्कुल बारीक सी आती है। इसकी वजह से भी पत्तियां नीचे की तरफ झुक के कुकड़ा बह जाती है, ठीक है। आज तक आपने मकड़ी देखी नहीं होगी और उसके लिए कोई इलाज भी आपने किया नहीं होगा। तीसरा बनता है कुकड़ा कब, क्योंकि जब आपने डांट बो दी हो लहसुन, है ना, डांट बो दी, जहाँ पे ज्यादा कुकड़ा वहां लगता है जहाँ पर आपकी लहसुन घनी लगी होती है। उसका कारण ये होता है कि एक मिनट आप मेरे से बात करो। उसका कारण ये होता है कि जहाँ मेरा पेट भरने के लिए एक थाली आई है, उस थाली के अंदर 4 लोग और बैठ जाएंगे तो किसी का भी पेट भरने वाला नहीं है। और किसी का भी पेट नहीं भरेगा तो सबका शरीर क्या मकड़ी की वजह से होती है, जलेबी बनती है। और तीसरा जहाँ आपने डांट होती है वहाँ जलेबी बनेगी। 3 अलग अलग कारण है। जहाँ पर भी आएगा, जैसे आपने बताया कि सिंगल जगह आया, दूर दूर लगी वहाँ पे भी आया, उसका कारण अपन वहाँ पे जाके समझेंगे। और साहब देसी में सबसे ज्यादा आ रही है, मतलब देसी में ज्यादा क्योंकि इसके पत्ते पतले होते हैं, छोटे होते हैं, है ना। ऊटी के, G2 के या आपके सुपर संकर की पत्तियां चौड़ी होती है तो वहाँ समस्या देखने को ज्यादा इतनी नहीं है, ठीक है। तो पहले स्प्रे में हम आपको सलाह देंगे, जैसे अभी लहसुन तो अभी हुए नहीं, फिर भी अपन शुरुआती पहले स्प्रे की बात कर रहे हैं। तो पहले स्प्रे में हम इन 3 दवाइयों का प्रयोग डालने की सलाह देंगे, जिसमें कवच फ्लो आता है, जी फफूंदीनाशक है, इसके अंदर 2 टेक्निकल है, दोनों सिस्टमेटिक है, आपको बेहतर रिजल्ट देते हैं। दूसरा इसके साथ में हम आपको देंगे अली का कीटनाशक के रूप में काम करेगा, जो शुरुआती आने वाली अवस्थाओं पे थ्रिप्स वगैरह, मच्छर वगैरह पे काम करेगा। साथ में देंगे क्वांटिटी डालने की सलाह इसलिए दी जाएगी क्योंकि क्वांटिटी इस समय होता है, जैसे आज से 1 महीने बाद की फसल जो अवस्था होगी ना, वो कैसी होगी, सुबह शाम आप स्वेटर पहन के घूमोगे और दिन में स्वेटर निकाल के बैठोगे। क्यों? क्योंकि उस समय पे गर्मी रहेगी और दिन रात के टेम्परेचर में पौधा स्ट्रेस में रहेगा। उस तनाव को दूर करने के लिए क्वांटिटी का डालने की सलाह हम इसके साथ में आपको देंगे। ये पहले स्प्रे की ही जानकारी मैं आपको देके जा रहा हूँ। यहाँ तक आपकी लहसुन हो जाएगी। उस समय फिर वापस मैं आपके बीच में आऊँगा नवंबर के महीने में आऊँगा गेहूं की जानकारी देने के साथ साथ में फिर आपको लहसुन के आगे के जो स्प्रे लगने वाले हैं इसकी जानकारी मैं आपको उसमें दे दूंगा। इस प्रकार जैसे आज आपको आमंत्रित किया है, फिर नवंबर के महीने में 15 नवंबर के बाद में हम फिर वापस आप एकत्रित होंगे, तो जिसमें आगे की लहसुन की जानकारी और गेहूं की शुरुआती अवस्था की क्या जानकारी आपको देना है उस पर अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे। ये थी मेरी तरफ से आज जानकारी देने की। और शुरुआती अवस्था में जैसे अपन खाद देते हैं या तो खाद के बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। उसमें फिर हम वटा को डालने की सलाह देते हैं। ये कीटनाशक है, ये सिस्टमेटिक कीटनाशक है, 1.25 किलो 1.5 किलो बीघा जाता है। तो ये जाएगा तो जहाँ पौधा पूरा जैसे जमीन में डालोगे तो पौधा इसको अवशोषित कर लेगा, जिसकी वजह से पौधा अंदरूनी रूप से भी पूरी तरीके से जहरीला हो जाता है। तो दूसरी कीटों का प्रकोप इसके अंदर कम आता है। कुकल के बारे में जानकारी मैं भी देता हूँ। आप भले ही जो भी फसल लगा रहे हो 5 किलो